स्टूडेंट वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ SY BCom सेम 3 इकोनॉमिक्स में पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस किसे कहते हैं वो पढ़ाने वाला हूँ। तो पब्लिक फाइनेंस समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और बाद में हम समझेंगे स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, मतलब पब्लिक फाइनेंस का काम क्या है, पब्लिक फाइनेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ेंगे बजट, जो आप 12th में पढ़े होंगे, और मेन फीचर्स ऑफ बजट, ये वाला भी आप 12th में पढ़े होंगे, बट ये वाला आपके लिए नया टॉपिक है। तो मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा, बाद में आपको बजट समझाऊंगा। तो सबसे पहला समझिए पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। तो क्या होता है पब्लिक फाइनेंस? इट रिफर्स टू स्टडी ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। मतलब स्टेट, सेंट्रल एंड लोकल गवर्नमेंट, इन सब गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एक्टिविटी हम समझेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक फाइनेंस। अब जब भी हम फाइनेंस की बात करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा? रेवेन्यू होगा, एक्सपेंडिचर होगा, कहीं से बोरोविंग की होगी, और इन सबको मैनेज करने के लिए हमने कुछ किया होगा। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे? स्कोप हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्या है? स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस का स्कोप क्या है? ऑलरेडी 5 स्कोप मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि जब भी आप फाइनेंस की बात करो, मतलब पैसे की बात करो, तो कहीं से पैसा आएगा, कहीं पे पैसा जाएगा, कहीं से पैसा बोरो करोगे, या तो फिर उस पैसों का आप मैनेज करोगे। तो ये 4 स्कोप तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो कैसे आपको याद करना है? पब्लिक रेवेन्यू। अब पब्लिक रेवेन्यू कैसे आएगा? मतलब गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आता है पब्लिक से, वो कौन से थ्रू आता है? तो नॉर्मली कौन से तरीके से आता है? टैक्स, जो हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं वो टैक्स, और नॉन टैक्स। तो नॉन टैक्स में क्या होगा? कहीं से इंटरेस्ट मिला, कहीं से प्रॉफिट मिला, कहीं से डिविडेंड मिला, ये किसको मिला? गवर्नमेंट को मिलेगा। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू कौन कौन से होंगे? टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पब्लिक एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट खर्चा किस पे करेगी? तो डेफिनेटली गवर्नमेंट विल government will do expenditure on welfare of the society and growth of the society। मतलब सोसाइटी के भले के लिए गवर्नमेंट काम करेगी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या होगा? वेलफेयर, ग्रोथ एंड स्टेबलाइजेशन। मतलब वेलफेयर भी हो, मतलब पीपल का जो लोग हैं उनका भला भी हो, उनकी ग्रोथ भी हो, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, देश की ग्रोथ भी हो, और स्टेबलाइजेशन मतलब इक्वल ग्रोथ होनी चाहिए। मतलब कैसा? रिच हो, पुअर होता जाए, वैसा नहीं, सबका इक्वल ग्रोथ हो। इसलिए हम स्टेबलाइजेशन भी पढ़ते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर में। इसलिए एक्सपेंसिव सिटी में नहीं करती गवर्नमेंट, सिटी, विलेज, छोटे छोटे गाँवों में भी एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए सभी विलेज डेवलप्ड हो रहे हैं। इसको क्या कहेंगे? स्टेबलाइजेशन। नेक्स्ट है पब्लिक डेब्ट। अब डेफिनेटली क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, वो क्या होता है? जो हमारे पास रेवेन्यू आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज है और आपका खर्चा है 150। तो ये डेफिनेटली जो 50 एडिशनल आपका एक्सपेंडिचर है वो आपको कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसे ही हम कहेंगे पब्लिक डेब्ट। मतलब पब्लिक डेब्ट कैसे आएगा तो वो मैं आपको बताऊं। तो डेफिनेटली आपको जब भी पैसा रेस करना हो तो कैसे रेस करोगे? या तो किसी के पास से आप बोरो करोगे या तो लोन लोगे, ये 2 मेन फैक्टर्स है। तो डेफिनेटली इसी तरीके से गवर्नमेंट भी ये ऐसा ही काम करती है। क्या करती है? लोन लेती है और बोरोइंग करती है। तो पब्लिक डेब्ट कब लेना पड़ता है वो आपको पहले जानना होगा। कब? व्हेन रेवेन्यू इज लेस देन पब्लिक एक्सपेंडिचर। मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर आर मोर देन रेवेन्यू, मतलब जो खर्चा है वो ज़्यादा है किससे? इनकम से। तो डेफिनेटली आपको खर्चा मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। तो ये हुआ पब्लिक डेब्ट। अब ये पब्लिक डेब्ट तक तो हमने क्या पढ़ा कि एक्सपेंसेस, इनकम एंड डेब्ट क्या होता है। बट अब इन सबको मैनेज करने के लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए।
तो गवर्नमेंट का क्या काम होगा? गवर्नमेंट का काम होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो सॉरी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो उसका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल फंक्शन को मैनेज करना, मतलब उसके फंड्स कहाँ से आएंगे, उसको कितना अलॉट होगा बजट में से, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। कौन सा? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, डेब्ट, इन सबको मैनेज करना ही क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब लास्ट क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। मतलब जो स्टेट की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी उसको भी ध्यान में रख के एक्सपेंडिचर होगा। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर। अब फॉर एग्जाम्पल समझो कि कोई एक स्टेट है, इसमें उसमें एम्प्लॉयमेंट 80% है और दूसरा एक स्टेट है उसमें एम्प्लॉयमेंट 50% है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से स्टेट में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के लिए एफर्ट लगाओगे। तो डेफिनेटली ये वाले स्टेट में, स्टेट बी में। क्यों? क्योंकि इस स्टेट में एम्प्लॉयमेंट कम है, मतलब 50% लोग ही एम्प्लॉयड है, बाकी अनएम्प्लॉयड है। तो उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए क्या करेगी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ होगी? स्टेट में होगी, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ ना कुछ काम लाएंगे, कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, उससे क्या होगा? स्टेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवे, तो उससे क्या होगा? स्टेट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। या तो कोई पब्लिक एंटरप्राइज एस्टैब्लिश की गवर्नमेंट ने, तो उससे भी क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब हम पढ़ेंगे बजट। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा? पब्लिक फाइनेंस। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है? ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब जब भी हम फाइनेंस की बात करेंगे तो रेवेन्यू होगा, एक्सपेंडिचर होगा, डेब्ट होगा, और इन सबको मैनेज करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होगा, मतलब फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और ये तो हमने बात की सेंट्रल की, बट स्टेट में भी ग्रोथ होना चाहिए, तो इसलिए हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ स्टेट। अब हम पढ़ेंगे बजट। तो बजट क्या है? बजट डेफिनेटली, अब मैं आपको बताऊं कि आपका मंथली बजट कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल आज है 1 अप्रैल, तो मैं आपको बताऊं, मैं आपको पूछूं कि आपका अप्रैल के लिए बजट कितना होगा, तो ये क्या है? रियल वैल्यू नहीं होगी। क्या होगी? रियल वैल्यू नहीं होगी। क्या होगी? एस्टिमेटेड वैल्यू होगी। मतलब आप एस्टिमेशन करोगे कि इस महीने में मेरा खर्चा ट्रांसपोर्टेशन प्लस फूड कॉस्ट प्लस हाउस कॉस्ट सब मिला के 10,000 होता है। चलो 10,000 होता है, तो आपने क्या किया? एस्टिमेशन किया। ऐसे ही गवर्नमेंट भी एस्टिमेशन करती है किसका? पूरे एक साल के बजट का। मतलब बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, मतलब कितना खर्चा होगा अगले आने वाले साल में और कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसका एस्टिमेशन करते हैं, उसको ही हम क्या कहेंगे? बजट। तो बजट इज एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अपकमिंग फिस्कल ईयर, मतलब आने वाले ईयर के लिए। तो अब उसके फीचर्स क्या है? जब भी हम बजट की बात करेंगे तो खर्चा गवर्नमेंट क्यों करती है? गवर्नमेंट डेफिनेटली ग्रोथ के लिए खर्चा करेगी, मतलब देश की भलाई के लिए खर्चा करेगी, देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए खर्चा करेगी, पुअर्टी को हटाने के लिए खर्चा करेगी, जो अंडर डेवलपमेंट स्टेट है उसको क्या करने, डेवलप करने के लिए खर्चा करेगी। तो ये सब रीजंस है, तो आपको कॉमन रीजन पता है तो बस वही उसके मेन फीचर्स हो जाएंगे। तो सबसे पहला ये क्या है हमारा? बैलेंस रीजनल ग्रोथ। मतलब बैलेंस रीजनल ग्रोथ मीन्स क्या? अब कुछ इलाके होते हैं जहां पे क्या है, बहुत ही कम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी, तो ये जो ए है वहां पे बिल्डिंग्स, मॉल्स, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आईटी कंपनीज, फिर दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज,
सब बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बट बी जो विलेज है वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। वहाँ पे बेसिक जो रोड चाहिए वो भी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिक रोड भी नहीं है। अब उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट खर्चा करेगी, बट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नया तरीका भी यूज करेगी। कैसा? लिबरल टैक्स लॉ एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। लिबरल टैक्स लॉ, तो लिबरल टैक्स लॉ में क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी, लिबरल हो जाएगी। मतलब आपको ये, अगर आप बी विलेज में अगर आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो तो आपको टैक्स कट मिलेगा, आपको सब्सिडी मिलेगी, तो बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट अलाउ करेगी। तो इससे क्या होगा, बी विलेज का भी ग्रोथ होगा। तो ये क्या है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ। तो ये गवर्नमेंट ने लिखा होगा एक्सपेंडिचर और इनकम। इसलिए जब भी गवर्नमेंट बजट आता है तब तो सभी कंपनी ध्यान देती है कि गवर्नमेंट बजट में कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड हुए हैं इस साल। अब नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब जब भी नए बिजनेस एस्टैब्लिश होंगे, जब भी एक्सपेंडिचर होगा, समझो कि आपने कोई चीज़ खरीदने की डिमांड की, ऐसे 10,000 लोग डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली उस चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो क्या होगा, उस चीज़ के लिए एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे। तो इसलिए बजट में एक्सपेंडिचर ऐसे किया जाता है कि जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो और पुअर्टी कम हो। या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, पुअर्टी कम हो, मीन इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी एंड इंक्रीज इन पब्लिक एंटरप्राइज। मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं किसमें, पब्लिक एंटरप्राइज में। अब नेक्स्ट नंबर 3 क्या है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल इंडिया। अब इंडिया के जो नेशनल रिसोर्सेज है वो सभी यूज कर सकते हैं, मतलब सभी स्टेट उसको यूज कर सकते हैं। तब उसको ऐसे अलॉट करना कि जिससे सबका फायदा हो, जिससे पब्लिक का भी फायदा हो और जिससे बिजनेसेस का भी फायदा हो, हाउस होल्ड का भी फायदा हो और प्रोडक्शन का भी फायदा हो, वेलफेयर भी हो और प्रॉफिट भी हो। तो ये सब पॉइंट्स को नजर रखते हुए क्या करेंगे, रिसोर्सेज का एलोकेशन करेंगे। तो कैसा, पब्लिक गुड्स एंड कॉमर्शियल गुड्स। अब सोचो कि अगर रिसोर्सेज ऐसे अलॉट किए जाए कि जिसके प्राइस हाई होगी उसमें रिसोर्सेज अलॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल टेबल ज़्यादा प्राइस के मिल रहे तो आप टेबल में पैसा लगाओगे, मतलब टेबल को रिसोर्सेज अलॉट करोगे। बट चेयर की भी ज़रूरत है हमको, तो चेयर में भी हमको वुड अलॉट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भी पब्लिक गुड्स है। अगर आप टेबल में ही पैसा गुड्स पूरा लगाओगे तो क्या, वुड्स पूरा लगाओगे तो क्या होगा, चेयर कोई नहीं बनाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा। आप 12th में पढ़े होंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़े होंगे। तो ये सब माइक्रो इकोनॉमिक के जो टॉपिक्स है वो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में काम लगेंगे। 4th, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब इनकम एंड वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, उससे जो पुअर्स है उनको सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, उनका वेल्थ क्रिएट होगा। वेल्थ मतलब इनकम, आपने स्टॉक और फ्लो पढ़ा होगा, उसमें आपको अच्छे से समझाया होगा। तो इनकम एंड वेल्थ क्रिएट होगा, मतलब जो गरीब है वो क्या हो जाएंगे, डेफिनेटली पुअर्टी लाइन के अबाव आ जाएंगे। मतलब जो पुअर्टी लाइन के बिलो है वो पुअर्टी लाइन के अबाव आ जाएंगे। जैसे मनरेगा एक अच्छा वो है, स्टार्टअप है कि जिससे उन्होंने क्या किया है कि पुअर जो है उनको बेसिक नेसेसिटी पूरी हो, इसलिए वो फंड अलॉट करते हैं। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब लास्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब क्या, तो आपने क्या है, आपने 12th में पढ़ा होगा क्या, मार्केट इक्विलिब्रियम तो आपने पढ़ा था, बट यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या होना चाहिए, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। मतलब आपकी जो डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 पोजीशन होती है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन है तो उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाने के लिए जो गवर्नमेंट काम करेगी वो भी एक
हो सकता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और अगर डिफ्लेशन है तो उसको भी, डिफ्लेशन अभी कब आया था, जब कोरोना वायरस आया था तो मार्केट में डिफ्लेशन आ गया था। तो डिफ्लेशन आ गया था, तो उसको कम अप करने के लिए, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट बजट में कुछ नया अपॉर्चुनिटी आएगी। जब नेक्स्ट बजट आएगा तब तो आपको वो दिखेगा। तो ये हमने क्या पढ़ा, बजट एंड पब्लिक। अब हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी। तो ये जो आपको दो ग्राफ दिख रहे हैं, ये समझाने के पहले मैं आपको ये दो ग्राफ आप अच्छे से देखिए। तो ये दो ग्राफ आपको दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने 12th में पढ़ा होगा। तो ये जो 12th का टॉपिक है उसी को लेके हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी। तो एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। तो डेफिनेटली फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट पॉलिसी जो बजट में बताई होती है, बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द करेक्शन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। मतलब मार्केट में अगर डिमांड बढ़ जाए, मतलब फॉर एग्जांपल इंडिया है तो इंडिया में डिमांड बहुत ही बढ़ गई है, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, मतलब प्राइस हाइक हो जाएगी, मतलब प्राइस बढ़ जाएगी सब चीजों की। तो इसको करेक्ट करने के लिए, इक्विलिब्रियम लाने के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लाएगी बजट में, तो उसको हम कहेंगे बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर करेक्शन ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड इन एन इकोनॉमी इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी। तो क्या लिखा है, फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड इन एन इकोनॉमी। और ये सब क्यों करती है गवर्नमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो जब भी प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा, कितने लोग एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट चाहेगी कि बहुत प्राइस हाई भी ना हो जाए और बहुत प्राइस लो भी ना हो जाए, मतलब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल रहे, स्टेबल रहे। तो इससे क्या होगा, कंट्री की ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो अब हम पढ़ेंगे, तो फिस्कल पॉलिसी मैंने आपको समझा दी। अब मैं आपको समझाऊंगा मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, मतलब फिस्कल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं जो एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड को करेक्ट करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको समझाऊंगा व्हाट इज एक्सेस डिमांड एंड व्हाट इज डेफिसिट डिमांड। ये आप 12th में पढ़े हो। तो एक्सेस डिमांड क्या है, एक्सेस डिमांड इज अ डिमांड व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब एडी इज मोर देन एएस, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। इसको हम कहेंगे एक्सेस डिमांड, मतलब सप्लाई कम है। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए बुक्स, कौन सी भी आपको चाहिए बुक्स, तो फॉर एग्जांपल आपको 12th स्टैंडर्ड की बुक चाहिए। तो 12th स्टैंडर्ड की बुक चाहिए तो क्या होगा, डिमांड है 10 बुक्स का और सप्लाई है 5 बुक्स का, डिमांड एंड सप्लाई। तो 5 ही बुक मार्केट में है और 10 लोगों को चाहिए, तो डेफिनेटली जो 10 लोगों को बुक चाहिए, 10 डिमांड है, तो डेफिनेटली सप्लाई है, जो सप्लायर होगा वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा बुक का। तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि क्या है, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो। तो इसलिए करेक्शन पॉलिसी हम पढ़ेंगे कि इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा। अब मैं बताऊंगा कि अगर सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहेगी। तो फॉर एग्जांपल एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, मतलब सप्लाई ज़्यादा है, मतलब इकोनॉमी में बहुत ही सारा प्रोडक्ट मतलब देश में बहुत ही सारा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं बट उसको कोई डिमांड नहीं कर रहा, तो वो सब प्रोडक्ट्स क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो ये गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि रिसोर्सेज आर वेस्टेड, क्योंकि रिसोर्सेज आर वेरी यूजफुल, मतलब बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए रिसोर्सेज, हम वेस्ट नहीं कर सकते। कितने रिसोर्सेज है जो क्या है, लिमिटेड है, तो उसको वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्या है, ज़्यादा सप्लाई भी नहीं कर सकते, इसलिए डिमांड के मुताबिक ही हमारी सप्लाई होनी चाहिए। तो जब भी एक्सेस सप्लाई हो जाएगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगा तो क्या होगा,
एकदम से तेजी आ जाएगी देश में, तेजी मीन्स इन्फ्लेशन आ जाएगा। और जब भी डेफिसिट डिमांड हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, डिफ्लेशनरी, मतलब जो क्या हो जाएगा कि डिफ्लेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जब कोरोना वायरस आया था तो क्या हुआ था, मार्केट में डिफ्लेशन हो गया था, कितनी चीज़ों की कोई डिमांड ही नहीं थी, तो उन सब चीज़ों को फ्री में भी बेच दे तो भी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि डिफ्लेशन था मार्केट में, तो सप्लाई बहुत सब था, तो कोरोना वायरस में बहुत सारा मटेरियल भी वेस्ट हो चुका है, कितनी कंपनियों को लॉस हुआ है, कितनी कंपनीज बंद हो गई, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी बंद हो गई। क्यों? क्योंकि डेफिसिट डिमांड थी, डिफ्लेशन आया था। तो यही है डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपको ये पता चलेगा होगा। तो अब मैं आपको समझाऊंगा मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो क्या है, सबसे पहला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लैक्स इन करोड़ होता है, मतलब करोड़ में होता है, और वो भी 1000 करोड़, लाख करोड़, तो इतने बड़ी तादाद में होता है। तो ये जब भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो उससे किसको बेनिफिट होगा, उससे डेफिनेटली पब्लिक को बेनिफिट होगा। क्या क्या होगा पब्लिक को, कैसे बेनिफिट होगा, पब्लिक को बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर, इन टर्म्स ऑफ पुअर्टी, मतलब पुअर्टी कम होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर होगा। तो इससे क्या होगा, रोड, डैम्स, बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट एंटरप्राइज, तो इस सब में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी। तो जब भी एक्सेस डिमांड होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर अपना कम कर देगी। उससे क्या होगा, पैसा मार्केट में नहीं पहुंचेगा, तो पैसा नहीं पहुंचेगा तो डेफिनेटली डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन अगर हो, तो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आई मीन्स इन्फ्लेशन एंड डी मीन्स क्या, डिफ्लेशन। तो जब भी इन्फ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा, और जब भी डिफ्लेशन होगा तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मार्केट में डिफ्लेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर करेगी कहीं ना कहीं कि लोगों को नौकरी मिले। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का जो पूरा टाइम पीरियड गुजरा है तो उसमें क्या था, उसमें डेफिनेटली कितने लोगों की जॉब्स चली गई है, तो उस जॉब को उन लोगों को जॉब देने के लिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करेगी, तो उससे कितने लोगों की जॉब्स क्रिएट होगी। तो ये डिफ्लेशन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी और इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करेगी। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब आप ही सोचिए, जब भी डिमांड हाई हो, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत है, तो जब भी पैसा बहुत है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टैक्स बढ़ाना चाहिए या कम करना चाहिए, टैक्स बढ़ा देना चाहिए। तो उससे क्या होगा, लोगों का काफ़ी पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, तो उससे डिमांड कम हो जाएगी, तो उससे इक्विलिब्रियम में मार्केट आ जाएगा, मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाएगी। और जब भी डिफ्लेशन हो तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है तो टैक्स कंसेशन देना चाहिए। तो टैक्स कंसेशन देगी मतलब डिक्रीज इन टैक्स। अब पढ़ेंगे पब्लिक डेब्ट। तो पब्लिक डेब्ट तो मैंने आपको समझाया कब, तो पब्लिक डेब्ट मीन्स पब्लिक कैसे बोरोविंग करेगी। तो आई एंड डी आपको इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के टर्म्स में ही समझना है, तो आपको ये अच्छे से आराम से याद हो जाएगा। तो क्या है, इन्फ्लेशन अगर हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मतलब लोगों के पास बहुत पैसा है तो गवर्नमेंट उनसे बोरो कर लेगी। क्या कर लेगी, बोरो कर लेगी। बोरो करने के बहुत सारे तरीके, सिक्योरिटीज आएंगे, फिर आरबीआई बॉन्ड्स आएंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आएंगे। तो इन सबको पब्लिक क्या करेगी, खरीदेगी। मीन्स पब्लिक गवर्नमेंट को पैसा देगी, पब्लिक गवर्नमेंट को पैसा देगी और गवर्नमेंट उसके बदले उनको बॉन्ड्स देगी। तो ये क्या है, पूरा पैसा, पब्लिक का पैसा आ जाएगा गवर्नमेंट के पास। तो इन्फ्लेशन में क्या होगा, बोरोविंग्स बढ़ जाएगी, और डिफ्लेशन में क्या होगा, बोरोविंग्स कम हो जाएगी। मतलब जो गवर्नमेंट से जो पब्लिक से बोरोविंग करनी है वो क्या हो जाएगी, डिफ्लेशन में कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन में बढ़ जाएगी। अब बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, तो ये इससे उल्टा है। गवर्नमेंट को
सभी काम करने के लिए आरबीआई से पैसा लेना पड़ता है। तो आरबीआई से बोरोइंग कब करेगी वो? जब इन्फ्लेशन हो, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत है, तो आरबीआई की बोरोइंग कम कर देगी। क्या कर देगी? कम कर देगी। कम क्यों कर देगी? क्योंकि आरबीआई से बोरो करके वो पैसा डेफिनेटली एक्सपेंडिचर में लगाने वाली है, तो कम ही कर देगी। क्योंकि आरबीआई से बोरोइंग नहीं करेगी गवर्नमेंट, तो वो पैसा मार्केट में नहीं पहुंचेगा। और क्या है सेकंड? डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन में क्या होगा? आरबीआई बोरोइंग्स बढ़ जाएगी, तो आरबीआई से पैसा बोरो करेगी और उससे एक्सपेंडिचर करेगी। तो इससे क्या होगा? मार्केट में पैसा पहुंचेगा और उससे क्या होगा? डिफ्लेशनरी गैप फुलफिल होगी। तो ये था क्या? फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट।